गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। एंड एक बहुत ही बड़ा थैंक्स भी बनता है कासा पूरी टीम को, कासा फाउंडर सुमित गर्ग जी को। बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पर इस वेबिनार को आपने रखा है सुमित जी। एक जो नया अभी क्लॉज इस पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है, 43B क्लॉज एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इस पे डेलिब्रेशन देने के लिए आज हमारे साथ हैं सीए अभिषेक जैन जी। वेलकम सर। एंड थैंक यू कि आपने अगेन हमें टाइम दिया कासा को। अभिषेक जी जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमेशा अपना टाइम देते हैं कासा प्लेटफॉर्म को। एंड क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसमें ज्यादा इफ्स एंड बट्स और इधर टाइम ना लगाते हुए तो सुमित जी सीधे आपको यस करते हैं कि यस वो कासा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताते हुए फिर आप अभिषेक सर को हैंड ओवर कर दें। तो Thank you, Asha, and thank you, Abhishek ji, for giving your valuable time for this important topic in the present time. And thanks to all participants for joining this webinar. And definitely, topic is very important. And our expert C. Abhishek Bhai is very renowned in the field of income tax. About him, if we talk about his practicing chartered accountant in Delhi, especially talk about his in my same premises, practicing in the name of Kailash Chandra and Jain and Company, and delivered number of seminars on direct tax, law matters, faceless assessment, ITR, tax audit. Especially, we can say an entire income tax related issues. He has also delivered views on national news channel on various aspects, especially inviting indirect tax committee, co-opted members of NIRC. So he's having a good profile in the field of income tax and elevated, nominated, and with different forum industry. He is a good motivational and public speaker, author, and faculty of direct tax law, international taxation. So अभिषेक जी विदाउट टेकिंग अगर हम पूरी प्रोफाइल पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 1 आवर लग जाएगा. So thank you for giving your valuable time and thanks to all participants. If you have any query, you can write in the chat box. And आशा जी is also here. आशा जी ने भी एक वीडियो इस पे प्रेजेंट की थी तो कहीं ना कहीं she will also give her inputs in the chat. So over to you, Abhishek ji, for today's deliberation. And over to you. Thank you, Sumit ji, for your kind words. Asha ji, for your valuable input with respect to 43BH as far as your video is concerned, because it's much needed as far for the industry is concerned. Thank you all the members, those who have joined. काफी important जो topic है. Am I audible enough, Sumit ji? आवाज proper पहुंच रही है ना? Perfect, sir. Perfect. Abhishek ji. Those who have really keen to listen this particular topic and open the video. It's again when we talk about विनीत जी नमस्कार, बिल्डिंग में से कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब जाने पहचाने चेहरे हम देख सकें वीडियो पे. तरुण जी नमस्कार, नरेश जी, आशा जी हैं कुछ के मैं कोशिश करूंगा नाम लेने की जो वीडियो ओपन है ताकि इंटरेक्शन प्रॉपर बना रहे. और अगर आप भी ओपन कर पाते हैं तो और मजा आने वाला है. बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की और आपको मैं इसका क्रूशलिटी बताता हूँ. अभी मैं सूरत था 3-4 दिन. अगर कोई सूरत से रिलेशन रखता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, आप एक बार फोन करके पूछिएगा. वहां पिछले 20 दिन से परचेजिंग बंद है. आपको पता क्यों बंद है? क्योंकि 43BH एक रीजन है. नंबर ऑफ कॉल्स आई हैव रिसीव्ड, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हैं उधर और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है. कईयों को तो मैं जानता हूँ, कुछ कंसल्टेंसी में भी है मेरी तरफ से मेरे पोर्टफोलियो में. स्पेसिफिकली आप देखोगे जो मैंने लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया, सूरत का स्पेसिफिकली एग्जांपल लिया मैंने, क्योंकि ये रिक्वेस्ट थी वहां से कि सर आप पर्टिकुलर हमारा केस भी लीजिएगा. तो आप, क्योंकि प्रोफेशनल को मैं इसलिए इंपोर्टेंट एम्फेसाइज कर रहा हूं, रीजन ऑडिट रिपोर्ट हमें ही साइन करनी है श्वेता जी. अब एक क्वेश्चन लेता हूं आलोक सर, विजय सर, मंसूर सर. अब क्लाइंट हमारे पास आता है, आप जवाब दीजिएगा इसकी
जो हम बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम मानते हैं हमारे प्रोफेशनल ब्रदरहुड की जब हम बात करते हैं तो स्टिल वी नो इन आवर बकेट, इन आवर कार्टेल, वी आर केयरिंग मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जिनका टर्नओवर 80% की जब बात करता हूं तो तकरीबन 20 करोड़ के नीचे या 25-30 करोड़ के नीचे रहते हैं मोस्टली क्लाइंट्स एक मीडियोकर फर्म में। अब अगर वो 15 करोड़ या 20 करोड़ का क्लाइंट जो हमारे पास है, अब उसका आप मान के चलिए टेंटेटिवली आउटस्टैंडिंग 50 लाख के ऊपर रहता है। 50 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, ज्यादा ही रहता होगा नवीन जी। तरुण जी, अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है और ये बोल रहा है कि साहब ऑडिट कर दीजिए और उसका 1 करोड़ बकाया है, आप कहते हो साहब मैं तो ये 1 करोड़ ऐड करने वाला हूं श्वेता जी, और 30 लाख टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको भरना है, आपको क्या लगता है श्वेता जी कि क्या वो सस्टेन कर पाएगा आपके पास? नहीं कर पाएगा। मतलब ही नहीं है, या तो श्वेता जी साइन करो, नहीं तो कोई है दूसरा साइन करेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूं या आप अलग तरीके से ले, पर ये मैं एकदम ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। अभी हमारे को पता नहीं है कि इसकी क्रूशलिटी क्या है। जब हम साइन करने बैठेंगे या तो हमारे साथ दिक्कत होने वाली है, गलत साइन करो, या अगर हम सही जाते हैं तो बिल्कुल वो क्लाइंट 30 लाख, वो कभी साल में 3 लाख रुपए का टैक्स नहीं देता, वो 3 लाख 30 लाख कहां से भरेगा? और यहाँ पे विनिश्चित 30% डिसअलाउड नहीं है। कई जगह ये भी, जब मैंने सेशन लिए, तकरीबन मैं 20 से ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन कर चुका हूँ और 4 लाइनअप है इसी फरवरी में अभी तक। तो हमें ये समझना है कि क्या, और अगर हम अवेयर नहीं कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोफेशनल हमारी साइड से हम उनको अवेयर करना जरूरी है। कल को आपने ये कहा जुलाई के अंदर या सितंबर के अंदर से हम आपको डिसअलाउड कर रहे हैं, ये सब आपने कन्वे किया था? अगर हम कन्वे ही नहीं कर पा रहे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कम से कम आशा जी जैसे वीडियो रिलीज कर रहे हैं, या हम अगर वीडियो रिलीज कर रहे हैं तो वीडियो डालिए। वीडियो नहीं है, कोई राइटअप कॉपी पेस्ट है वो डालिए, किसी का वीडियो है वो डालिए, या कम से कम 5-10 लाइनें कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर आपका एमएसएमई में क्लाइंट है तो वो, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आपके एडिशन आएगा प्रॉफिट में। सिंपल लैंग्वेज। नहीं तो हमारे प्रोफेशनल पे एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ना तो अपन साइन कर पाएंगे ना उसको छोड़ पाएंगे। आज ये सब इंटरकेसीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी आप, हम पूरे 43BH की बात कर रहे हैं, अभी तक तो ये क्लियर नहीं है मैन्युफैक्चरर है कौन। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाइए, सूरत में ये हालत है, किसी को कुछ पता नहीं है। इन द सेंस, मतलब बहुत होश पोश है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है लूम वाला ये है, कोई कह रहा है मील वाला मैन्युफैक्चरर है, कोई कहता नहीं जोवर्क वाला मैन्युफैक्चरर है, इतने सारे। और वो अभी मेरा कल ही डिस्कशन था, आज पहुंचा हूं, वो रिप्रेजेंटेशन लेके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपॉइंटमेंट लिया है उन्होंने, शायद अब मिला नहीं मिला, कल की बात थी मेरी, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मीटिंग थी। तो वो अभी शायद रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं कि इस साल के लिए आप हटाइए इसको कम से कम। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम सभी के साथ हम एक एक करके पॉइंटों को लेते हैं, आपकी क्वेरीज भी मैं लूंगा, कोशिश करेंगे वेल इन टाइम हम खत्म करते हैं, क्योंकि अभी शुरू का मेरा जो ये 3-4 मिनट का ये डिस्कशन है, ये इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नहीं कन्वे कर पाए, नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए विजय जी, बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। खास तौर पे प्रोफेशनल्स के साथ उनका एडिशन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो वन बाय वन हम चलते हैं। बीच बीच में मैं क्वेश्चन, कई जो मेरे पास यूट्यूब पे कई क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मली 60-70 से ज्यादा क्वेश्चन तो मैं आंसर दे चुका हूँ, और कई व्यूज आ चुके हैं, और पर्टिकुलर खाली इसी पे, इसी पर्टिकुलर पे। और इसका साइड इफेक्ट जो है एमएसएमई एक्ट वाला, अगर मैं 43BH को, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आप समझिएगा, उससे तो किसी को पता ही नहीं है। ये कोई आज का पर्टिकुलर क्लोज नहीं है। आज हम इतना डिस्कशन और आज इतनी मीटिंग क्यों कर रहे हैं आलोक सर, निशा जी, आज अपन इतनी मीटिंगें क्यों कर रहे हैं? कोई ये नया क्लोज आया है क्या? जी, इनकम टैक्स में आज आया है, परंतु आशा जी ये क्लोज 2006 से सेक्शन 15 के अंदर एमएसएमई एक्ट पे कभी से है। आज हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं विद इन द ईयर। विनीत जी, पेमेंट हो गया तो कोई तकलीफ नहीं है, पर साहब तकलीफ है। ये तो आपको इनकम टैक्स में तो छोड़ देगा, एमएसएमई एक्ट में नहीं छोड़ेगा। वहां तो फिर इंटरेस्ट का प्रोविजन है।
अभी जो मोस्टली हम समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि विद इन द ईयर पेमेंट कर दीजिए, कोई तकलीफ ही नहीं है। बिल्कुल 43BH के लिए तकलीफ नहीं है, पर वहां वो MSMED एक्ट नहीं छोड़ने वाला। और जो अभी चेंजेस होने वाले हैं, आप मान के चलिए हमारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, और आने वाला टाइम जो कुछ डिस्कशन था इंटरनली, आप मान के चलिए केवल पैन नंबर डालने से आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले पार्टी का स्टेटस क्या है। और आप तो छोड़िए, अभी 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 क्या चल रहा है, अभी ये बातें चल रही है कि साहब अभी तो आप लो डिक्लेरेशन लो मत लो, क्या फर्क पड़ता है। एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, आप प्रोफेशनली ध्यान से सुनिएगा। 3 साल बाद किसी का स्क्रूटनी में केस चल रहा है, अब मानिए 2 या 3 साल बाद आपको आता है कि साहब आपकी क्रेडिटर की लिस्ट दीजिए अलोंग विद द पेन नंबर, और हम सर बीइंग हम प्रोफेशनली हम ठीक है दे दो, क्या फर्क पड़ता है साहब। वो पेन नंबर जैसे ही आपने दिए, उनका स्टेटस आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी आपने दे रखा है। पेन नंबर डाल के आपके पास एक वापस से क्वेश्चनरीज आएगी कि अब आप बताइए इतने लोग MSMED में थे, आपने शिवदयाल वर्मा सर डिसअलाउड, आपके पास लेटर आएगा SSC के पास। तो जब आज तो हमारे पास कोई सुमित जी कोई ऐसा मैकेनिज्म टूल नहीं है कि जिससे पता लग जाए कौन MSMED में है। पंकज जी अब वो स्क्रूटनी में आ गया, कहीं के नहीं रहेंगे साहब। चोपड़ा सर वेलकम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ 43BH। तो ये आप जरूर माइंड में चलिएगा। आज तो आप शॉर्टकट, हम प्रोफेशनल जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी के साथ क्या पता लगता है, हमने डिक्लेरेशन ले लिया, ये कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और 2 साल बाद जब स्क्रूटनी में आएगा, 3 साल बाद, तब आप मना भी नहीं कर पाएंगे कि साहब ये एडिशन क्यों ना किया जाए, क्योंकि वो तो लिस्ट लेके आएंगे साहब ये स्टेटस है, हम तो एडिशन करेंगे। उसके लिए रिप्लाई पहले तैयार रखिएगा। अब पता नहीं MSME इंडस्ट्री को बूम देगा या खत्म कर देगा, ये मेरे को मालूम नहीं है, वो तो समय बताएगा। सुमित जी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कोशिश करूंगा लास्ट में लेता हूं। राइट सर। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, अवेयरनेस। अभी भी इतनी जगह में जब मैं जा रहा हूं, कोई सीरियस नहीं है इसको लेके। सर नाम नहीं ले पा रहा, पर सैमसंग से आप हेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं बीइंग अ प्रोफेशनल श्वेता जी, हमारी केवल इतनी ड्यूटी बनती है, कम से कम हम एक मैसेज फ्लोट करें 2-3 बार। मार्च जाने के बाद तो कुछ होना ही नहीं, फिर कुछ नहीं होना। आप मान के चलिए फिर कितना भी इफ बट वो आप करते रहो, एडिशन होने हैं तो होगी। और आई डाउट, मतलब कल सूरत में बोला कि हम प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, ले जाएंगे, आई स्ट्रोंगली डाउट कि वो सुनेंगे भी। कुछ नहीं सुनने वाले। तो तैयार रहें, 1 बाय 1 कोशिश कर रहा हूं समझने की और समझाने की कि हम कहाँ से और क्यों, छोटी छोटी चीजें हैं। और वाकई में हर एक चीज मैन्युफैक्चरिंग, हम क्या, हम सीधा 43BH में आ रहे हैं। हम अभी क्लाइंट को मैं बता रहा हूँ, कंसल्टेंसी में भी मैंने 25-50 हजार के बिल जनरेट कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस सेक्शन पे, माइन्यूट, केवल ये केवल डिसाइड करने के लिए कि मैन्युफैक्चर में मेरे ये क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे। केवल इतनी सी बात है। SB एडवाइजर से जो भी हमें नाम नहीं है, बट स्टिल रीजन क्या है, क्योंकि अप्लीकेबिलिटी, पहले तो ये डाउट है कि अप्लीकेबल किस पे होगा। अब मैन्युफैक्चरर है तो वो सामने वाला मैन्युफैक्चरिंग में है कि नहीं है, और नंबर ऑफ लिस्ट है। आज किसी इंश्योरेंस कंपनी के हमारी बात चल रही थी CFO से, वो बोल रहे थे साहब मेरे पास तो सर्विस वाले ही वेंडर है, हजारों की लिस्ट है, तो मैं कैसे कवर करूंगा। अब आज उनका मोडस ऑपरेंडी तैयार हो रहा था कि उनको कैसे कैटर करना है। तो बहुत ज्यादा सीरियस इशू है ये एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न। अगर एक MSME चेन टूटा बीच में, अगर उस पर लाइबिलिटी आया, वो आगे पेमेंट नहीं करेगा तो आगे वाला गया। आप सोचो ना, वर्किंग कैपिटल कितना रहता है। जो हमारे 15-20 करोड़ वाले हैं, बहुत कम, ऐसा नहीं होता है, वो तो बेचारे CC पे चल रहे होते हैं मोस्टली क्लाइंट।
अब आप उनको ये बोल दो कि साहब 1 करोड़ बकाया 30 लाख पेमेंट कर दो, तो आगे वाले तो गए, उनको तो पेमेंट, वो बोलेगा साहब मेरे को तो टैक्स पे भी कोई लोन, टैक्स पे लोन मिलता नहीं है, लोन लेके भी कहां से पेमेंट करेगा। तो तकलीफ यही है। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, 1 बाय 1 फास्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी हम शुरू भी नहीं हुआ, क्वेश्चन काफी आ चुके हैं, तो हम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। और पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ एकदम फास्ट तरीके आई से। थिंक कि मेनी क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस आंसर्ड भी हो जाएंगे आपके आफ्टर हाँ द हाँ, माइट डेरिवेशन। पॉसिबल जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं तो आंसर ऑलरेडी आ जाए, तो मैं उनको स्किप करते हुए चलूंगा। वेट फॉर अ व्हाइल। आप एडीए छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, अब स्लाइड में ना सेपरेट नहीं, हम डिलेड पेमेंट पे ही बात करेंगे। मेरे ख्याल से सुमित जी विजिबल है। ये सब चाहिए perfect। मैं शायद पेन कैरी नहीं कर रहा, बट स्टिल आप देखिएगा, 2 माइक्रो स्मॉल उन्हीं पे एप्लीकेबल है। अगर आपका वेंडर, आपका सप्लायर माइक्रो स्मॉल के अंदर ही आ रहा है, मीडियम इस पे कवर नहीं होता। एमएसएमई एक्ट के कई प्रोविजन मीडियम पे एप्लीकेबल ही नहीं होते, राइट। तो अब बात आती है कि दोनों जो क्राइटेरिया हमको दे रखा है उन्होंने, वो दोनों क्राइटेरिया आपको मैं फिर बता दूं, क्योंकि देखो पहले तो आपको अपने क्लाइंट के लिए अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आपको हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेंडर उसके अंदर इन होंगे। ये दोनों कंडीशन एक साथ चलेगी, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। अगर एक भी ऊपर निकला तो वो बाहर है। 50 करोड़ टर्नओवर और 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए माइलस्टोन होगा। अगर उसके ऊपर कोई निकला तो हमारे को टेंशन की जरूरत नहीं है हमारे क्लाइंट, नंबर 1। और दूसरी बात आती है, आपको पता ही है, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, टर्नओवर में एक्सपोर्ट काउंट होता ही नहीं है, राइट। मीडियम में डिस्कस नहीं कर रहा, क्राइटेरिया आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि इन चीजों में हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, क्राइटेरिया आपके सामने है। अब बात आती है, एक और चीज आती है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। देखो मैन्युफैक्चरिंग एज सच एमएसएमई एक्ट पे कहीं कुछ लिखा नहीं गया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जो हम जब समाधान में हम जाते हैं रिकवरी के लिए, एक और टूल है हमारे लिए, आज हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम क्लाइंटों के लिए रिकवरी के लिए समाधान का टूल का यूज करते हैं, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज जो होती है, वहां पे एक साइट पे लिखा हुआ था कि जहाँ एक तो हमारा जो डेवलपमेंट एक्ट है, इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है शेड्यूल 1 की। उसके अंदर डिफाइन है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके अंदर एक और डिफाइंड है कि जहां मशीनरी यूज हुई है और उसका प्रोसेस हुआ है, और उसके बाद में उसका जो बोलते हैं कैरेक्टर डिफरेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे बात आती थी कि जैसे कि अब एक बात करता हूँ सिंपल सा, हमारे जो टेक्सटाइल में है एक कि भाई साड़ी है, साड़ी को दिया जोवर पे, नॉर्मली ऐसा होता है, और उसके जो हम बोलते हैं गोटा की है या कुछ नीचे पट्टी लगा दी, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग होगा क्या, यस और नो। जो मैंने डेफिनेशन बताई, आप सबसे प्लीज ड्रॉप मी ए मैसेज। एक साड़ी है, साड़ी को जोवर के लिए दे दिया, उसके अंदर कुछ आप मान के चलिए कुछ कारीगरी कर दी, उसके कुछ गोटा लगा दिया, उसके अंदर कुछ डिजाइन कर दी, और वापस आपको आ गया, तो क्या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं क्या? यस। हाउ टू वेरीफाई, नहीं आता हूँ क्वेश्चन पे आता हूँ। यस, इट इज नाउ न्यू प्रोडक्ट। निशा जी इज ऑल्सो सेइंग, करण जी सेइंग यस, कैरेक्टर इज सेम। पंकज जी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, योगेश जी कह रहे हैं यस। बट देखो साड़ी साड़ी रहेगी, उसका कोई वो चेंज नहीं होने वाला। इट्स नॉर्मली अ जोवर, सम कुछ अलग चीजें लगा दी गई, बिंदी लगा दी गई, कुछ पर्टिकुलर चमकने वाली चीज लगा दी गई, तो वैल्यू चेंज हो रही है। मान लीजिए 100 रुपए की साड़ी का है, श्वेता जी आप कह रहे हैं 100 रुपए की साड़ी की वैल्यू अब 125 रुपए होगी, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया? क्या एक बंदा दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ निशा जी आप सही कह रहे हैं, नहीं होगा। जो वर्क किया वो सर्विस इंडस्ट्री में आ गया। तो ऐसी कई चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, न्यू प्रोडक्ट शुड कम निशा जी, वो ब्लाउज तो कुछ था, मैं रीड नहीं कर पा रहा। तुषार चोपड़ा जी भी कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर्विस में तो कोई डाउट नहीं है, पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में अभी आपको लूंगा, जो ऑफिस मेमोरेंडम आया है वो कई कंफ्यूजन दूर करेगा। तो हमें ही पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरर है कि नहीं।
देखो थंब रूल आपको बताता हूँ, आपके हमारे जो क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि साहब हम हमारे ऊपर ये MSMED 45 दिन अप्लीकेबल, देखो आप पहले तो आंसर ये देना है कि साहब 43BH हो क्या रहा है, प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही है। हम सीधा यही कह रहे हैं कि जी 40, कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, मैं वीडियोस पे अगर मैं जाऊं तो एक सेकेंड, तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, मीनल जी, कमल जी, हर्ष भाटिया जी, हमको पूछा जाता है 45 डेज हमारे ऊपर अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। श्वेता जी, हम सीधा स्ट्रेट अवे, आप बताइए ईमानदारी से हम क्या कहते हैं, आपका कि भाई नहीं होगा, हम ऐसा ही कहते हैं कि भाई आपने मार्च के अंदर पेमेंट कर दिया विनीत जी, तो हम नॉर्मली हमारे पास मोस्टली आपके पास भी ये क्वेश्चन आए होंगे कि सर वो 45 दिन के अंदर हमको पेमेंट करना है कि नहीं करना। अगर मार्च के अंदर ही पेमेंट कर दूं तो मेरा मई का बकाया है 2023 का और मार्च 24 के अंदर मैंने पेमेंट कर दिया, तो क्या 45 दिन हमारे ऊपर अप्लीकेबल लगेगा या नहीं लगेगा? हमारा आंसर नॉर्मली यही रहता है, नहीं लगेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विनीत जी, श्वेता जी जो सामने दिखाई दे रहे हैं, तरुण जी, हेमंत जी, शिवदयाल जी, मोस्टली मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे, हम कहेंगे नहीं लगेगा। पर साहब हम गलत आंसर दे रहे हैं, हमें आंसर ऐसे देना चाहिए कि साहब 43BH नहीं लगेगा, पर 45 डेज वाला तो लगेगा MSMED, उसका इंटरेस्ट का प्रोविजन तो बनना है। हम एडवाइस ही गलत दे रहे हैं, पहली बात तो, जो होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट है जो वाकई में हमें उस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, जो कल को हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, पता लगा सामने वाले ने उस पे सब पे डिसीजन ले लिया और मान लिया और दिक्कत हो गई। तो हम कन्वे उनको सही करें और मैसेज के थ्रू जरूर कन्वे करें उनको कि कोई भी ऐसी चीज जो हम डिसअलाउड करने वाले हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल कर्टेसी, हम उनको कन्वे जरूर करें कि साहब ये डिसअलाउड होगा। और यही कारण हुआ जब इंडस्ट्री के अंदर, अब सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जब सीएस ने अब मैसेज फ्लोट करना शुरू किया, तो वहां पूरी इंडस्ट्री थम गई और पिछले 10-15 दिन से परचेज रुक गई है। तो आप कमेंट देखोगे, नंबर ऑफ कमेंट्स आई हैव रिसीव्ड ऑन माय यूट्यूब वीडियो कि साहब ये क्या है, वो क्या है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये पहला है कि हमें ध्यान रहे कि 45 दिन का रूल, 43BH वाला तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या हटाना, ताकि क्या हम सही कंसल्टेंसी तो दे पाए हमारे क्लाइंटों को कि साहब अगर आप मेरे से पूरा कंसल्टेंसी चाहिए, आप आके बैठिए, आधे घंटे का टाइम दूंगा, पर प्रॉपरली आपको एक रोड मैप बना के दूंगा, पर इतना चार्ज लगेगा साहब। या हम इतना हम प्रोफेशनली आपस में डिस्कस करें, दैट्स फाइन इनफ, पर हर क्लाइंट से आप अगर आप एक एक घंटे, आपके पास 200 क्लाइंट है, तो क्या वैल्यू नहीं है क्या? जो आना चाहे लेना चाहे आप उसको ढंग से समझाइए, चार्ज करिए। नहीं ऐसा कैजुअल मत, मतलब ये कैजुअल अप्रोच अपन को करना ही नहीं। ये छोड़ रहा हूं, रिटर्न ड्यू डेट इसका कोई हमको लेना देना नहीं है। अब देखो 43BH समझते हैं, मैं एक बार साइट पे ही ओपन करता हूं। चलो साइट से पहले अपन ये समझते हैं सेक्शन 15, जो कि इसका मेन, जो हम बात करते हैं, बोलते हैं ना एक एपिसेंटर, जो एपिसेंटर है। देखो सेक्शन 15 से लेके आई बिलीव 22 और 23, ये सब ओवरराइडिंग सेक्शन है। ओवरराइडिंग सेक्शन किस पे? इंडिया में कोई सा भी एक्ट हो, इंदिरा राज जी, इंडिया में कोई सा भी एक्ट, तो आप ध्यान से सुनिएगा, उसका ये सेक्शन सुनते ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सुनते ही। मतलब एग्जांपल बोलता हूं, आपने, आपके क्लाइंट ने एग्रीमेंट किया कि साहब पेमेंट 90 डेज के अंदर होगा, पंकज बंसल जी, और नॉर्मली ऐसी क्वेरी आती है सत्यम झा सर कि आपके क्लाइंट का एग्रीमेंट है कि 90 डेज के अंदर, आप देखिए सूरत इंडस्ट्री की तो ये हालत है, वहां मिनिमम साइकिल ही 90 डेज है और ऊपर तो 180 दिन है, 6-6 महीने। तो अगर एग्रीमेंट किया और उसका पूरा साइंड है, तो क्या वो प्रिविलेंट करेगा क्या? इसका रीजन मैं बताता हूं, इसलिए प्रिविलेंट नहीं करेगा क्योंकि ये सेक्शन 15 से लेके 23 तक किसी की नहीं सुनते। वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने एग्रीमेंट बना रखा है,
हम देखते हैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन शायद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है उसकी। अगर आपने वो भी लिख लिया उसकी भी नहीं सुनेगा ये। तो ये क्या बोलते हैं, सेक्शन 15 के अंदर दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन के अंदर एक तो है पहला एग्रीमेंट अगर बना हुआ है तो। अब आप देखना नई एग्रीमेंट बनाना भी कितना खतरनाक हो सकता है। एग्रीमेंट बनाया और उसमें लिखा 90 डेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट वो 45 दिन से ज्यादा लेगा ही नहीं। तो यानी जो आपका काउंटिंग है वो 45 दिन वाला है, उसमें चाहे 90 डेज हो। अच्छा, अब आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अगर एग्रीमेंट बना 30 डेज देन, इफ एग्रीमेंट इज मेड फॉर 30 डेज देन 30 डेज, पंकज जी, अंकित जी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। वहां जो हमारा एमएसएमई एक्ट में सेक्शन 15 है, श्वेता जी, नेहा जी, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट बी एक्सीड 45 डेज लिखा हुआ है, अगर कम है तो कम रहेगा, राइट। अब अगर एग्रीमेंट नहीं बना हो तो ये 15 डेज है। अच्छा, अब ये 45 दिन कहां से काउंट करने हैं? कैन एनीवन लेट मी नो? जो सबसे ज्यादा मिथ मार्केट में है उसी पे मैं अब आंसर देने वाला हूं। 45 डेज फ्रॉम व्हेन? रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डिलीवरी डेट। तो इनवॉइस का क्या करना है? तो इसका मतलब आप जो लिख रहे हैं फ्रॉम द बिल डेट, इन्होंने लिखा बिल डेट, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनवॉइस का कोई लेना देना नहीं है। अप्रूवल ऑफ एक्सेप्टेंस, कई चीजें सामने आ रही। अश्विन जी, योगेश जी, सन्नी बहल जी, ओके, सन्नी देओल जी नहीं है, नहीं तो सुमित जी कासा को ज्वाइन करते हुए। डेट ऑफ एक्सेप्ट बोथ टू बी चेक। अब आ रहा है कि दोनों चीजें चेक करनी है। देखो मैं आपको बताता हूं, पहला मिथ कि हम इनवॉइस बना देते हैं, इनवॉइस डेट तो देखना ही नहीं है। सुमित शाह जी, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, एग्रीड, सबने, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। इनवॉइस का कोई लेना देना नहीं है इस सेक्शन के अंदर। अगर ऐसा होता तो भाई साहब जितनी एमएनसी है अपने एमएसएमई क्लाइंटों को बोलते कि साहब आप इनवॉइस बनाना ही मत। ये बोलता है, कईयों ने लिखा, आशा जी भी लिख रही है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि आपको डिलीवरी नोट मिल गया। डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या होता है? आपने भेज दिया, कुछ मिला नहीं, परंतु 15 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो अब आप इस पर्टिकुलर समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? इसका मतलब चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? अच्छा, अब सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये मैं मान गया। अब आपने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम्स की डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विसेज और डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस मतलब इन द सेंस की डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आप भाई साहब ये बताइए, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 45 दिन वहां से देखने, क्या मेरे को अब एक एक बिल देखना पड़ेगा क्या कि 45 दिन कहां कहां खत्म हुए? मैं बनाऊंगा कैसे? इनवॉइस से देखते तो भी समझ में आता, पर इनवॉइस वाला यहाँ पे विनीत जी काम नहीं करेगा। अब यहां बोला डीम्ड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस, तो साहब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या मैं अब हर एक पार्टी का इनवॉइस चेक करूं कि उसको कब रिसीव्ड हुआ है, कब एक्सेप्ट हुआ है, तभी इसका प्रोविजन बनेगा? तो बस अब ये एक तरीके से इंप्लीमेंट तो हो गया है। इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ पहले से, पर किसी ने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये इनकम टैक्स में हिट नहीं करता था। अब कर रहा है तो सब अब पता लग रहा है। और अभी भी ये चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि साहब आप बताओ आप चेक कैसे करोगे, ऑडिट रिपोर्ट में डालोगे कैसे? एनी आंसर? ऑडिट रिपोर्ट में साइन तो अपन को ही करना है, तो अब वो आएगी कैसे? डिसअलाउड कितना करना है? अब ये क्वेश्चन है कि साहब ऑडिट ऑडिट फीस का, सत्यम जी कह रहे हैं सर 20,000 की तो ऑडिट फीस मिलती है, बिल सब चेक करूंगा
महेश जी, थैंक्स अ लॉट महेश जी, यू आर सो कीन टू 43BH कि आप गाड़ी से भी हमसे अटैच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 20,000 की फीस में मैं कितने बंदों को बिठा के सबकी डिलीवरी एक्सेप्टेंस चेक कराऊं साहब? और वो 20,000 20 साल मिलेंगे या अगले साल मिलेंगे वो भी पता नहीं है, या उसको भी 43BH में लेना पड़ेगा और डिसअलाउड करवाना पड़ेगा। सब बड़ा टिपिकल काम है। तो ये एक और हमारे लिए चैलेंज है कि डिसअलाउंस कैसे आइडेंटिफाइड होगा, कैसे, चलो पता भी लग गया एमएसएमईडी में है, तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाइड करेंगे? अब ये आप पे छोड़ता हूं मैं, किसी के पास अच्छा सॉल्यूशन हो तो आप कासा में रिप्लाई करिएगा, और कासा के थ्रू कनेक्ट भी होंगे कि हाँ चलो एक अच्छा एमिकेबल सिचुएशन हमें सॉल्यूशन मिला। क्योंकि कासा जिस तरीके से सभी को कनेक्ट करता है, इट्स थैंक्स अ लॉट सुमित जी, आपकी ग्रेट एफर्ट्स के लिए हमेशा। तो ये एक और बात थी। और एग्रीमेंट की जब हम बात करें, एग्रीमेंट नहीं, अब दिक्कत क्या है, आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया सर। अच्छा चलो हम हमारे प्रोफेशन पे लेते हैं। हर्ष भाटिया जी शायद कनेक्टेड है पर डार्क आ रहा है, मैं और नाम देखता हूँ सामने जो आएगा, विनीत जी सामने। विनीत जी, आपके पास फोन आया किसी क्लाइंट का कि विनीत जी, श्वेता जी दोनों सामने हैं, आपके पास फोन आ रहा है और बोला कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। तो आप विनीत जी, श्वेता जी, आप पहले क्या करते हैं कि साहब ऐसा रुकिए, आप अपना नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजिए, मैं एक एग्रीमेंट बनाता हूँ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन देता हूँ, स्कोप ऑफ वर्क देता हूँ, फिर आप साइन करिए, मैं साइन करूंगा, फिर मैं आपको, ऐसा होता है क्या विनीत जी? क्या हम ऐसा कर, नॉर्मली ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। अरे हम सब प्रोफेशनल ग्रुप में, टेंशन वाली बात नहीं है। श्वेता जी ने तो इमीडिएट कह दिया नहीं करते साहब। फोन आया, फोन आते ही हमने उसको बोला अरविंद इनकॉर्पोरेट कर दे, एग्रीमेंट नहीं बनता साहब। अब यहां क्या है इस केस में, हमारे लिए जो 45 दिन है 15 हो गए, सामने वाले के लिए हमारे लिए तो अच्छा है। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता फ्रॉम द डेट ऑफ जो सर्विस डिलीवर करी है हमने। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज हो जाती है, हम इनवॉइस हमने 2 साल बाद रेज किया, कई बार भूल जाते हैं, कई बार तो दिक्कत ये रहती है पहले वाला आया नहीं तो जीएसटी जेब से भरेगा कौन, तो बना पहले पहले का क्लियर करवाते हैं फिर नहीं बनाते। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कल को हम समाधान में जा रहे हैं, आप समझिएगा, समाधान में जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वो 15 दिन काउंट करने पड़ेंगे। अब वो 15 दिन यानी कि डेट ऑफ सर्विस, तो आपको मैं बता रहा हूं जो सर्विस इंडस्ट्री में है, कम से कम एक मेल जरूर डालिएगा कि सर अलोंग विथ अटैचमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट योर कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब वहां से टाइम चालू हो गया सर। वैसे तो आपको मास्टर डेटा में मिल जाएगा अवेलेबल, कब इनकॉर्पोरेट हुई, कब काम खत्म, बट स्टिल हमारी तरफ से कम्युनिकेशन है, तब वो 15 दिन की कैलकुलेशन। अब ये 15 दिन के बाद ही प्रोविजन बनेगा साहब। अब जो डिसअलाउंस होगा 43BH का, वो 15 दिन के बाद होगा इस केस में। तो अब हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, किसने एग्रीमेंट बनाया और किसने नहीं बनाया साहब। अब आप बताइए कि साहब क्या आसान काम है क्या? या तो सोच सोच के ऐसा लग रहा है कि होगा कैसे। इंडस्ट्री तो बाद में परेशान है, हम खुद परेशान है पहले। और इसकी मोडस ऑपरेंडी होगी कैसे जब ऑडिट में आएंगे तो। आपको पता है हमारे जीएसटी वाला क्लोज है टैक्स ऑडिट में, क्लोज 44, उस पे नंबर ऑफ सेशन हुए। अब जब आएंगे, अब इस पे भी आएगा, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अभी वेट फॉर अ वाइल, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में नॉर्मल डिसअलाउंस या अलग अलग देते हैं, 15 दिन का, 45 दिन का, क्या, तो अभी लेट्स वेट एंड वॉच। मेरे ख्याल से अभी तो इस साल तो नॉर्मल आएगा 43B वाला जो डिसअलाउंस आता है उसके अकॉर्डिंग, हेमंत। तो यहाँ पे ये 15 दिन और 45 दिन इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। हम 5-10 मिनट में इसको क्लोज करते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं, कई क्वेश्चन। तो ये एक और समझने वाली बात है कि ये 45 और 15 दिन क्या है। अब मैं आता हूं कि जो पर्टिकुलर, अभी तो मैंने ये 15 सेक्शन बताया, मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं, केवल मैं हमारा जो एक्ट है वो क्या बोलता है वो लेने जा रहा हूं। लाइव एक बार मैं ओपन करता हूँ साइट, अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। एक बार चेक करिएगा, आपको ब्राउजर पे सुमित जी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है अभिषेक जी।
सॉरी, दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा, दिखाई दे ओके ओके, थैंक यू। रहा। 43B, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, a deduction otherwise allowable under this act in respect of, बहुत सारे ही हमारे मतलब बाई हार्ट है, रटे हुए हैं ये सब क्लोजेस, टैक्स, सेस, बोनस बराबर है सब, उन पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, केवल एच पे आ रहा हूं। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, माइक्रो और स्मॉल, मीडियम नहीं है, एंटरप्राइज मीनिंग देयर बाई, अगर आप चाहे कंपनी है चाहे आप इंडिविजुअल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन ऑफ 15, अभी हम सेक्शन 15 ही पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006, राइट, यहां तक बिल्कुल ठीक है। शैल बी allowed irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the method of accounting regularly employed by him, irrespective, उससे कोई नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग मेथड से, only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। यानी कि जो इनकम कंप्यूट करते समय जो आप वो जो ये डिडक्शन जब आपको मिलेगी, अलाउड कब होगा, वो जिस साल से प्रीवियस ईयर में पेड हुआ है उसी साल में। ध्यान रखने वाली केवल बात एक ये है, एक प्रोविजो यहाँ पे दिया गया, इसमें बोला गया कि चलो कोई बात नहीं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिख दिया एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ द क्लोज एच, यानी एच को भूल जाइए। अब बोल रहा 43B में जो भी लिखा गया है, नथिंग कंटेंट इन सेक्शन शेल अप्लाई, मतलब वो अप्लाई नहीं होगा इन रिलेशन टू एनी सम विच इज एक्चुअली पेड बाय द एसएससी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एप्लीकेबल इन केस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1)। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, इस प्रोविजो के अंदर ये जो लिखा गया, हमको पता भी है 43B का अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक अगर पेमेंट हो जाता है तो कोई डिसअलावेंस नहीं होता, पर वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट द क्लोज एच, यानी वो प्रोविजो अब उस पे एप्लीकेबल नहीं है मीनल जी। मीनिंग देयर बाई, आप चाहे ड्यू डेट तक पेमेंट करो, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसमें अगर पेमेंट हो गया, जिस फाइनेंशियल ईयर में पेड हो रहा है उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी सर। तो इट इज वेरी मच क्लियर, केवल मैंने उसको लेने का पर्पज ये था, कभी क्लाइंट कुछ पूछता है तो हम प्रॉपर रिलेवेंट तरीके से उसको बताएं। कई बार क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्लाइंट भी मिल जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है अगर 43B के अंदर है, राइट। अच्छा, मैं आता हूँ वापस स्लाइड पे, 2 मिनट के अंदर इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ बट स्टिल कई चीजें हम ऑल्सो कवर कर पाएंगे, क्वेश्चन तो हम लेते ही लेते हैं। ये ठीक है, ये ड्यू डेट्स काउंट करने का है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये ऑडिट फीस प्रोविजन, आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं आज डिजिटल पेन कैरी नहीं कर रहा, मैं एक्सेल में डेट नोट करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और आप उसका जवाब देंगे कि डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलने वाली। FY 23-24, अभिषेक जी थोड़ा जूम कर लीजिए इसे। हाँ मैं जूम कर देता हूँ, प्रोविजन, हाँ, थैंक यू। मेक इट 140 अराउंड। यस यस यस, ओके। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ऑडिट 1 लाख रुपए, ऑडिट डन 30 सितंबर 2024,
इनवॉइस मेड मेरे ख्याल से आपके सामने ये एक सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं, हमने प्रोविजन फॉर ऑडिट 1 लाख रुपए का बनाया, ज्यादा तो नहीं बना दिया हेमंत जी? हेमंत सर, सर 20-30 हजार का ही ठीक है। हम मान लेते हैं 1 लाख का हमने बना दिया, और ऑडिट हमने की 30/9/2024। इनवॉइस हमने बनाया 15 अक्टूबर 2024 को, और उसका पेमेंट हुआ 1/5/2025 को। आप इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप बता सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 43BH। चैट बॉक्स ओपन है। आप 44-45 में ऐड करेंगे पंकज जी। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट इनपुट। एक्सपेक्टिंग few answers with respect to this. क्या 24-25 में CA रजिस्टर्ड इन MSME? देन विल हैव टू चेक। नहीं नहीं, वो आप मानते हैं हम कंडीशन पूरी है अश्विनी जी? पूरी है, राइट। बिल्कुल, हम वो आप मान के चलिए, हम मतलब सब रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। डिसअलाउड इन 24-25 अमित जी, दीपक अग्रवाल जी का शायद डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड इन 24-25, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट 15 days। देन इन 24-25 डिसअलाउड करेंगे 23, और 24-25 करण नागपाल जी। ठीक है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। 25-26 के अंदर अलाउबल होगा। कमल जैन जी नोएडा अलाउड इन 25-26। प्रीति जी, निशा जी 23-24 में डिसअलाउड होगा एक्रूअल बेसिस। राइट, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, 23-24 एक्सपेंसेस क्लेम्ड इन 23-24, राइट। तो क्या यहाँ 45 दिन का अप्लीकेबल होगा? नहीं होगा साहब, क्योंकि अभी तो सर्विस ही रेंडर नहीं हुई। सर्विस रेंडर्ड हुई है 24-25 में, वहां से 45 दिन देखा पर पेमेंट हुआ नहीं उस साल। तो क्या मैं 24-25 के अंदर, क्योंकि कई आंसर भी थे, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, डिसअलाउड हो जाएगा क्या? बात तो डिसअलाउड की तब आएगी जब मैं एक्सपेंसेस क्लेम करूंगा 24-25 में। यहां तो एक्सपेंसेस ही क्लेम 23-24 के अंदर है, तो डिसअलाउड कहां से होगा? अब ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया, आंसर सबके व्यू है। 23-24 के अंदर वैसे नहीं होना, क्योंकि वहां सर्विस ही रेंडर्ड नहीं है। 24-25 के अंदर एक्सपेंसेस ही क्लेम्ड नहीं है, डेबिट ही नहीं है, तो डिसअलाउड किस बात का? समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा ये एक तरीके से ग्रे एरिया, जो मैं मानता हूं मेरा व्यू है। अब लास्ट, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। और भी कई चीजें, बट स्टिल देख लेता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इंटरेस्ट। अभिषेक जी, आई थिंक डिस्कशन के बाद अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ले लेते हैं, सो हाँ दैट हाँ हाँ ऊपर वाले तो कई हो सकता है आंसर भी हो गए। हाँ। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप सुमित जी हम ले सकते हैं अभी, क्योंकि 10-15 मिनट हाँ, राइट क्वेश्चन राइट ज्यादा बेटर राइट। रहेगा। नहीं और चीजें क्या, फिर अपन टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल क्वेश्चन बेसिस पे प्रॉब्लम ले लेंगे कि जो भी है। should we go through chat box Sumit ji, or otherwise what else? हाँ, चैट बॉक्स ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर ठीक है। रहेगा, अदरवाइज हम लोग ले नहीं पाएंगे। Spirit of flow, no number of question disallowance। एनी एक क्वेश्चंस रजिस्ट्रेशन विद रिलेटेड रिगार्ड टू क्वेश्चन टीम पोस्ट किया पोस्ट? हुआ है कि इफ इट इज नॉट हाँ, रजिस्टर्ड आशा देन आल्सो बताइए। वी कवर्ड और नॉट। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट है चैट बॉक्स में। कैन यू रीड नहीं नहीं, आप आशा? मेरे को आप कॉपी हाँ, पेस्ट करके डाल सकते हैं, तो मैं इमीडिएट में लेता जाता हूँ। ऑडिट कॉपी पेस्ट तो नहीं, इसमें होता नहीं है सर। नहीं नहीं, तो मैं लेता हूँ, मैं मेरे हिसाब से चेट बॉक्स मेरे कुछ सामने हाँ, लेता हूँ, समझ।
ट्रेडर्स आर बीइंग गिवन उद्यम रजिस्ट्रेशन इन सर्विस ब्रोकर। कैटेगरी। हाँ, एक एक ये पॉइंट रह गया, मैं शायद इस स्लाइड में मेरा उद्यम ऑफिस मेमोरेंडम में आपको बता देता हूँ, जिसका प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं शायद दूसरी स्लाइड में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफिस मेमोरेंडम वाला। वेट फॉर अ व्हाइल, बस केवल फ्यू सेकंड चाहिए, मैं दूसरी स्लाइड ओपन करता हूँ, शायद उसमें मेरा है। अभिषेक जी, एमएसएमईडी एक्ट में एक सप्लायर की डेफिनेशन जो दी हुई है क्लॉज एन में, उस पे थोड़ा सा अगर डिस्कस कर सके। मैं 1 मिनट लेता हूँ उसको लास्ट में, एक बार उसको फिर एक्ट का Sure, एक्ट sure. ही ओपन कर लेते हैं उसको, मेरे पास एक्ट भी है, तो हाँ, एक बार पहले एक ऑफिस मेमोरेंडम है, आज आंसर ले लेते हैं, टाइम रहेगा तो वो भी फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, जो हम सर्कुलर बोल दो, वैसे तो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ये 2 जुलाई 2021 का है। आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आने वाला होगा कि ट्रेडर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। 3 कैटेगरी एनआईसी कोड डिफाइंड है, 45, 46, 47, राइट। तो अब आपको केवल मैं सेकंड पैरा आपको अगर दिखाई दे रहा है, मैं बड़ा भी कर रहा हूं। गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशंस एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड्स एज एमएसएमई एंड दे आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अभी अलाउड है, वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। स्टिल वेट फॉर अ व्हाइल। However, benefits to retail and wholesale trade MSME are to be restricted to primary sector lending only. आप इसका मतलब समझिएगा, केवल ये जो प्राइमरी सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि एजुकेशन, उनको लेंडिंग देने के लिए हम अलाउड करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स को। तो आप अगर वो ले लेते हो तो आपको देखते हैं कि कई बार एमएसएमई में जब आप रजिस्टर्ड होते हो तो 1%, 1.5%, 50% का डिस्काउंट मिल जाता है इंटरेस्ट रेट में। तो दिस इज प्राइमरी सेक्टरी जो सेक्टर है उसके लिए है, राइट। और कोई रजिस्ट्रेशन यानी कि जो इवन आप बात करते हैं अदर पर्पस के लिए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आप ट्रेडर लेते हैं पहले तो अलाउड नहीं है। केवल प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के लिए स्पेसिफिक लिखा हुआ आता है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर। तो ट्रेडर्स आर नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर। और जो बेनिफिट, मेरा व्यू है, मैं ये काफी टाइम से, जब 2023 में भी ये प्रोविजन आया था, मैंने जून के अंदर जी न्यूज के अंदर जो मेरा राइटअप था उसमें भी कहा था, मेरा वीडियो भी है जून का, उसमें भी मैंने कहा कि ट्रेडर्स, मेरा व्यू है कि वो बेनिफिट नहीं ले सकते। इसका कारण भी बताता हूँ। नॉर्मली गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैन्युफैक्चर और सर्विस जो मेन ग्रोथ जो पार्टनर है इकोनॉमी का, वो है। ट्रेडर तो क्या करते हैं, उसी चीज को आगे पीछे करते रहते हैं। तो एक ये रीजन है जो मैंने आपको सामने रखा। तो ट्रेडर्स अलाउड नहीं है तो इस पर्टिकुलर 43BH के लिए। इट्स माय ओन व्यू। आगे चलते हैं साहब। तो ये ट्रेडर्स आर बीइंग गिवन उद्यम सर्टिफिकेट अंडर सर्विस कैटेगरी, दे आर कवर्ड नहीं। देखो, सर्विस में आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, कई बार पहले ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का ये अपडेट अभी 6 महीने साल भर में ही आया है। पहले तो ये था ही नहीं अपडेट। पहले केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ही कैटेगरी थी। तो लोग अब बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि साहब हमें तो एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए आपको लोन देने के लिए। अब वो चाहे आप किसी में भी लो, पर वो ले लेते थे, तकलीफ थी। इनकम टैक्स में जो बिजनेस का नेचर का कोड है वो अलग जाता है, एमएसएमई में अलग जाता है, आरओसी के अंदर अलग जाता है। समझ रहे हैं? MSME not having उद्योग registration will be considered for नहीं, this. नहीं करेंगे, केस लो आ चुका है। इट्स सर एवरी Is it applicable? स्पीकर व्यू आल्सो। हाँ ठीक है सर, वो बिल्कुल ठीक है। इज देयर एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस सेक्शन? नहीं। इज इट एप्लीकेबल टू, एक्सेप्शन वही है जैसे ट्रेडर पे एप्लीकेबल नहीं है, वो वाले जो हम डिस्कस कर रहे हैं। विल एमएसएमई नॉट हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन? नहीं। ट्रेडर्स आर बीइंग गिवन, ये भी नहीं होगा। Spirit of law, expenses, number of question, expenses will be disallowed. Will MSME not having udyam registration be covered? ये cover अपन ने आंसर किया। If permit till date of filing ITR by amending clause issue may be resolved. If what about interest? देखो हाँ, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो स्टेटस MSME का आता है, वो आता है 31 मार्च 2022 का। तो आप अगर उस पे बेस पे डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी गलत होगा। देखो एक और समस्या और है सुमित जी इसमें। अब क्या हम कर रहे हैं 23, 24 के अंदर, और वो जो स्टेटस एमएसएमई का दे रहा है वो दे रहा है हमारे 22, 23 का, तरुण भाई।
तो अगर हम उसके बेस पे ले रहे हैं, मेरा ही अपना मानना है, बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग जो फ्रेटर्निटी बिजनेस, वो कम से कम मेल डालें। और लेटेस्ट हो सकता है ना कोई बंदा बाहर भी हो गया और टर्नओवर ज्यादा हो गया, ऐसा है, मेरे 2-3 क्लाइंटों के साथ ऐसा है, जो उन्होंने 21-22 में शुरू किया तो 1-2 करोड़ से शुरू किया, वो 250 करोड़ पे है। तो अगर आप उसका देखोगे तो माइक्रो स्मॉल में आएंगे, पर अगर आज का स्टेटस देखते हो तो वो बाहर है, उन पे अप्लीकेबल ही नहीं है। तो वैसे आपको डिक्लेरेशन हर क्लाइंट को मेल डाल के लेनी चाहिए। इंटरेस्ट की बात आती है, देखो मैं आपको फिर बता दूं, 43BH इंटरेस्ट की बात नहीं करता, इंटरेस्ट की बात करता है एमएसएमई एक्ट सेक्शन 15-16 के अंदर, और वो इंटरेस्ट का प्रोविजन आपको बनाना ही पड़ेगा। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब अगर आप वो ड्यूरिंग द ईयर, बिटवीन द ईयर भी 45 दिन से या 15 दिन से ज्यादा डिले होता है, तो भी आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, एनी व्यू? चेक बॉक्स फास्ट, जो टीडीएस है, इंटरेस्ट है, उस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? एक दो व्यू लेते हैं। नो नो नो। पंकज जी, मीनल जी, नो। तो देखो मैं बताता हूँ, इसमें भी देखो अब क्या है, योगेश जी इज ऑल्सो सेइंग नो, तरुण जी इज ऑल्सो सेइंग नो। देखो है क्या, पहले जो कई मेरा अपना व्यू है, अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स कर रहे हैं तो नहीं कटना चाहिए, बट विथ रेस्पेक्ट टू सर्विस है तो डिम टू बी, मतलब व्यू है आपका अलग हो सकता है, मैं नहीं कह रहा। सर्विस है तो इंटरेस्ट पे टीडीएस कटना चाहिए। इफ पर्सन इज मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर बोथ, देन हाउ टू, नहीं फिर वो जो मैन्युफैक्चर वाला काम है उसी पे अप्लाई होगा। यू शुड हैव अ प्रॉपर डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। शायद एक दो क्वेश्चन और आ गए। इफ पर्सन इज मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर बोथ, बिकॉज इट्स लाइक पेनल्टी नॉट एक्सपेंसेस, यस। We are buying from the medium and large entity, shall we pay in 15 days? नहीं नहीं नहीं, मीडियम लार्ज पे है ही नहीं। इफ ए ट्रेडर इज डूइंग ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, को मैंने बताया, आगे ऊपर चलते हैं। इफ ओपनिंग बैलेंस 50 लाख, 23-24, परचेज 50 लाख, पेमेंट मेड 90 लाख। देखो मैं इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अब इसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं है फीफो और लीफो, ये स्पेसिफिक आपके पास होना चाहिए कि रीजन के साथ आपके वो जो पुराना माल आया हुआ था उसमें कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहे, या हमारा जो क्वांटिटी है या जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंशिएशन रहा, जो आपने पीओ दिया था, तो यू शुड हैव प्रॉपर। तो मैं आपका वो पेमेंट रोक रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, समझ रहे हैं। दूसरा एक और आता है कि जो पुराने बैलेंसेस थे उनका क्या करना है सर, उनपे भी अगर पेमेंट नहीं किया, देखो मैं ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, तो मेरा वो वही है कि 23-24 के अंदर जो एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए पीएनडल के अंदर, तो वो आपके पर्टिकुलरली इससे हिट होंगे, पहले वाले नहीं होंगे। In case of service, all clearance like HR department clear the finance date of acceptance and payment of vendor, नहीं वो सर्विस के केस में सभी है, और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस विल बी काउंटेड when we enter in our books of accounts, very problematic, yes। मेरे ख्याल से मीनल जी शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि पेमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करें तब तब हिट है या चेक से क्लियर हो जाए तब हिट है। देखो अभी हम समझदार हैं, क्या करना है नहीं करना। सुमित जी ने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है तो हम अपनी समझदारी से काम करें। और क्वेश्चन लेता हूं मैं, वेदर वी हैव टू अपडेट एमएसएमई से, हाँ कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन आ चुका है, पर वो 22 तक ही, मैं आप अभी हो सकता है अभी तक थोड़े दिन पहले तक तो 22 तक अपडेट हो रहा था। फॉर टर्नओवर वेदर प्रीवियस ईयर फिगर इज आल्सो टू बी सीन और करंट ईयर, नहीं हमेशा जिस ईयर में आप रिलेवेंट है उसी साल का आपका टर्नओवर देखा जाएगा। एक्सपोर्ट नोट कवर्ड इन टर्नओवर बट एमएसएमई पोर्टल कैप्चर डेटा फ्रॉम आईटीआर फील्ड, नहीं मैं बता देता हूँ। आपका जो टर्नओवर है वो जीएसटी से कैप्चर होता है, और जीएसटी में शायद टेबल 3 है, उसके अंदर एक्सपोर्ट का कॉलम अलग दिया गया है आपको। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, कंपिटेंसी पहले तो क्या होता था, रिटर्न बनना एक क्लेरिकल काम होता था डेटा, अब यहाँ पे आपको कंपिटेंसी भी चाहिए। हमारा स्टाफ अगर गलत एक्सपोर्ट का टर्नओवर नॉर्मल B2B ट्रांजेक्शन में भर देता है तो वहां दिक्कत है। एक्सपोर्ट के लिए अलग दिया गया है, जो जीरो रेटेड हम जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपको ये फिल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा डेटा एमएसएमई पोर्टल। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हमारा जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है आईटीआर का, प्लांट एंड मशीनरी का, केवल वहां से पिक करेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाउ टू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ ईच एंड एवरी सप्लायर टू डिफाइन इट्स, देखो आपको मैं बता दूं,
अभी 2022 का अपडेट है। और जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, मैं फिर कह रहा हूँ नई फैसिलिटी शुरू हो चुकी है उद्यम आधार पर। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, उसके पीछे के सालों का स्टेटस भी आएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में था। अभी शुरू हुआ है ये कुछ दिन पहले, राइट। पर करंट ईयर का तो बड़ा मुश्किल है, वो तो आपको जैसे मैं पहले भी बताया वो लेना ही पड़ेगा। फॉर इन्वेस्टमेंट वेदर ओरिजिनल कोर्स इज टू बी कंसिडर्ड। देखो ये जब हम बात कर रहे हैं पहले, जब उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले की वहां ओरिजिनल कॉस्ट कंसिडर की जाती थी, उसके बाद में जो मेरे ख्याल से 2020 के अंदर जून का सर्कुलर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोविड के समय का, तो वहां पे वो अब WDV पे कैलकुलेशन की जाती है। वेदर टैक्स इनवॉइस परचेज ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज रिटर्न एग्रीमेंट। हाँ देखो ये एक और क्वेश्चन जो मेरे पास कई बार आया है कि सर इनवॉइस को देखो, आई डाउट, परचेज ऑर्डर सीम्स टू बी एन एग्रीमेंट कि भाई आपने डिसाइड कर लिया, बट इनवॉइस के अंदर ये मैं देख नहीं पा रहा। केस लो भी मैं कोशिश करता हूँ, लास्ट टाइम जब नोएडा में भी था ICI में, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर किसी को अगर कुछ, इफ एनीवन कम अक्रॉस ऑफ एनी केस इन विच इट इज इनवॉइस में जो अगर टर्म्स एंड कंडीशन है विल बी ट्रीटेड एज एग्रीमेंट, तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स कि ऐसा अगर हुआ है, इस केस में हुआ है, तो हम इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर फर्टर्निटी हम कम से कम वो कन्वे कर पाए। मैं देख नहीं पा रहा, हर बार जब सेशन लेता हूँ तभी याद आता है ये पॉइंट, अदरवाइज फिर भूल जाता हूँ। तो ये एक इस पे पॉइंट है। इज इट एप्लीकेबल? ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल है नहीं। गुड इवनिंग सर, ऑल होलसेल और रिटेलर ट्रेडर्स आर नॉट कवर्ड MSME एज पर माय नॉलेज, दे वर गिवन उद्यम फॉर लोन पर्पस ओनली, राइट। ये मैं ले चुका हूँ, फिर भी पूरा पढ़ लेता हूँ। एंड एज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, they are registered MSME, but some of the traders have Udyam certificate mentioning category service along with the NIC code is trader of trader only 45-46 will they। मैंने बता दिया ऑलरेडी कवर्ड कि ट्रेडर्स आएंगे नहीं, भले ही उन्होंने सर्विस का कोड डाल रखा हो, पहले नहीं था प्राइमरी लेंडिंग वाला, तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिथिलेश जी, चेक इशूड ऑन 31 मार्च ऑनर्ड इन द नेक्स्ट ईयर इज डिडक्टिबल। देखो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि 31 मार्च तक का ही आपको पूरा देखना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने 31 मार्च को परचेज की तो 45 दिन काउंट करके वो मई में भी जा सकते हैं। तो नाउ अब एक और टास्क है, इस क्वेश्चन के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि एक और टास्क ये रहेगी कि अब आगे उसका पेमेंट अक्षय सर कब हुआ वो एक और चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मार्च मार्च का ही चेक कर लिया, क्योंकि सेक्शन 15 वो बोलता है 45 दिन, और जो हमारा 43BH बोलता है वो सेक्शन 15 का रेफरेंस देता है। Assessee is a debtor and a creditor of the same person. Whether net payment is okay for difference of sales and purchase of gross funds to be made for purchase। देखो आइडियली दोनों सेपरेट चलने चाहिए, अगर पर आपने मोडस ऑपरेंडी वैसे ही बना ली है कि मैं सेल करूंगा और परचेज करूंगा तो वही उससे हमेशा नोकऑफ होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर ऐसा, अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन ऐसे ही सेट ऑफ होते रहे हमेशा, तो वेल एंड गुड है। बट आप आते हो और मार्च के अंदर अब देखते हो कि क्या क्या बच गया, बाकी का तो हो रहा है बैंक से पेमेंट, उसको फिर क्रेडिटर और डेटर से सेटल करते हो, तो सिम्स डाउटफुल कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। वेदर 40BH ओवरराइडिंग 44AD 40, वो तो देखो आप 44ADA भी AD भी पढ़ोगे तो वो कोई एक्सपेंसेस डिसअलाउड करने की बात की जब बात की जाती है, और 44AD ADA ये सब क्या एक्सपेंसेस का। अब बात एक और, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, वो डिसअलाउंस है, एक और डिसअलाउंस से रिलेटेड कि क्या पर्टिकुलरली अगर 44AD में फॉलो कर रहा हूँ, जब आपने जिक्र से AD दिया और TDS नहीं काट रहा तो डिसअलाउंस होना चाहिए क्या? 44AD में जा रहा हूँ और TDS नहीं काटा मैंने, तो 30% डिसअलाउड, यस और नो? भाई 10 कमेंट आ चुके हैं, पता नहीं क्वेश्चन आए क्या, फास्ट फिनिश करूंगा बस 2-4 मिनट में। नहीं होगा डिसअलाउंस तो फिर काटने की जरूरत ही क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है फिर। मैं आपको बता दूं प्रोफेशनल साइड पे भी हम कई बार ब्लंडर कर जाते हैं, आपको TDS काटना रहेगा, और इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। 2020 के अंदर सब कुछ चेंज हो चुका है, वहां जो हमारे 4 सेक्शन है 194C, J, H और A, शायद मैं गलत नहीं हूं, हाँ बिल्कुल, वो असेसिन डिफॉल्ट को कवर करता है। असेसिन डिफॉल्ट में अगर पूरे इनकम टैक्स में बात करूं तो असेसिन डिफॉल्ट सबसे खतरनाक सेक्शन है, उठा के सीधा जेल होता है। फिर आप कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, वो कई बार पेमेंट करने पड़ते हैं। अभी मैं नाम भूल गया, हमारा फिल्म इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर 3 महीने जेल में रह के आया है, राइट। तो TDS डिसअलाउंस भले ही ना हो 44AD के अंदर, पर आपकी TDS कंप्लायंस आप नहीं कर रहे तो ये बड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। बस एक दो क्वेश्चन लेता हूँ फिर फिनिश करते हैं लास्ट। सर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल 21-22 ITR फाइल्ड करंटली
MS Sami portal showing medium enterprises और financial 323 whereas 22 turnover below. हाँ, मैं देखो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि आपको करंट ईयर का ही देखना है. अच्छा होगा या तो आप डिक्लेरेशन ले. ITR तो नॉर्मली कोई एसएससी आपको देगा नहीं, आप मान के चलिए. तो आप कम से कम डिक्लेरेशन तो ले लें कहने के लिए कि भाई कौन है, कि हो सकता है वो मीडियम से माइक्रो से बाहर होके मीडियम में चला गया तो वैसे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, मीडियम को छोड़ के वापस माइक्रो में आ गए हो तो भी कवर हो गया हो. तो ये कई चीजें हैं. दे आर सेलिंग द गुड्स, सेलिंग ऑफ द गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लीज वेट वेबिनार. तो मेरे ख्याल से सुमित जी कोशिश की है, मोस्टली क्वेश्चन जहां तक मेरे को समझ में आया लिया है. तो जी thanks a lot from my side, all of you for very interactive discussion with all of you, and the way we have interacted and the curiosity in professional fraternity really should have a great round of applause. So thanks a lot from once again from my side. Thank you once again. and thank you Abhishek ji for wonderful deliberation and answering this type of questions on this topic. And video recording will be shared because many participants could not able to join due to the capacity limit. So definitely I will share the recording very soon by within a 1 hour. And thanks to all ऑलमोस्ट participants. फुल सेशन में 100 पूरा कंप्लीट था. कई लोगों के हाँ, मैसेजेस आ गए कि इसमें कैपेसिटी फुल दिखा रहा है, हम लॉग इन नहीं कर पा रहे. जैसे नो कि कोई प्रॉब्लम. नहीं, मैं शेयर तो रिकॉर्डिंग करेंगे. अभी शेयर कर दूंगा विद इन फ्यू मिनट्स. स्पेशल थैंक्स टू अभिषेक जी फॉर वंडरफुल कवरेज एंड सेशन. थैंक्स टू आशा. I think you are traveling. Thanks to all participants यस. for patient listening. Thank you. Thank you, Abhishek ji. Thank you. Thank you. Thank you.